जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी में पूछे जाने वाला जीके रीजनिंग मैथ का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका स्कोर इसमें कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोटर गाड़ी में यात्रा की दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, मोटर गाड़ी में यात्रा की दूरी मापने के लिए यानी आपके बाइक में जो कौन सा मीटर लगा होता है, जो आप कोई भी दूरी तय करते हैं तो बताता है कि आप इतना किलोमीटर चले, इतना चले हैं आप, तो इस पता करने के लिए लगाया जाता है इसमें ओडोमीटर। यानी पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद करिएगा आप लोग, 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, बैरोमीटर रखा गया इसमें, ये वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है। मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है, गैस का दाब यानी कितना है ये नापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, मानव द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो दोस्तों, मानव द्वारा बनाया गया पहला जो कृत्रिम रेशा है रेयान, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रेयान है मानव द्वारा निर्मित पहला यानी कृत्रिम रेशा कह सकते हैं। प्राकृतिक रेशा अगर आपसे पूछा जाए तो याद करिएगा नैलान। प्राकृतिक रूप से कौन सा है सब रेशा, तो नैलान आप लोग याद करिएगा। आप सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा हमारा 3 नंबर। देखिए, जितने भी ऑप्शन से अगर बनेगा जो भी क्वेश्चन हम बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का उस समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वैसे वो तत्व समूह है जिसमें सभी तत्व गैस हैं, तो हमारा है 18वां, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 18वां समूह में सभी प्रकार के अक्रिय गैस हैं यानी निष्क्रिय गैस हैं, आप लोग याद करिएगा। 17वां को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, आप लोग याद करेगा, हैलोजन ग्रुप 17वें वर्ग को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनी है? आघातवर्धनी का आप समझे पहले अर्थ क्या है, यानी वैसी धातु कौन सी है जिसको पीटने पे सबसे लंबी फैलता है, यानी सबसे उसको फैलाया जा सकता है, चादर के आकार दिया जा सकता है। सारे धातु फ्लेक्सिबल नहीं होते यानी चौड़ा नहीं होते, टूट जाते हैं, जो कठोर होते हैं। तो सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु हमारा है सोना। तो देखिए, सोना इसमें कहाँ लिखा गया है, सारे संकेत दिए गए हैं सारे धातुओं के। तो दोस्तों, सोना का संकेत है, आप लोग याद करिएगा, एयू। इसका पूछा जाता है कि लैंटिन नाम क्या है, तो ओरम आप लोग याद करेगा, एयू से ओरम से लिया गया है, ओरम। चांदी का होता है अर्जेंटीनम, लैंटिन नाम ही है अर्जेंटीनम, याद करेगा। एल्युमिनियम और ये कापर है, इसका परमाणु क्रमांक हम लोग देख लेते हैं। कापर का हमारा 29 होता है, एल्युमिनियम 13 और एज यानी 47, और ये होता है एयू 79, आप लोग याद करेगा। पारा 80 का होता है, याद करिएगा, 80 का पारा होता है। हमने आपको परमाणु क्रमांक बता दिया, आप लोग याद करिएगा जरूर इसको। अगला प्रश्न होगा 5 नंबर, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कांडला जो बंदरगाह है यह गुजरात, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। इसका नया नाम अब हो गया है पंडित दीनदयाल, याद करिएगा आप लोग, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया इसका, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, केरल में कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि कहाँ पूछा जाए आपसे, कोच्चि कहाँ पे है, तो केरल। ठीक है। मुंबई में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे नवहासा बंदरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर, यदि P का अर्थ है घटाव, Q का अर्थ है भाग तथा R का अर्थ है जोड़ और S का अर्थ है गुणा, तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। सारे जगह जो जो मान रखा गया उसको हम लोग पहले रखते हैं, यानी 106। आर का मान देखिए क्या है, जोड़। ठीक है, आर का मान जोड़ 115
क्यू का मान क्या है भाग 23, एस का मान देखिए क्या है गुणा 7, पी का मान है घटाना और 19। ठीक है, बोडामास नियम से हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट रहता, का रहता, उसके बाद हम लोग भाग गुणा जोड़ घटाना। तो देखिए इसमें भाग जोड़ गुणा घटाना है, तो सबसे पहले हम लोग भाग को हल करेंगे। तो इसको दीजिए 23 से भाग दीजिए, 23 5 115, यानी छोटा हो गया हमारा 106 प्लस 5 गुणते 7 माइनस 19। अब देखिए भाग हमने हल कर लिया, उसके बाद आता है नंबर गुणा का। तो गुणा कर दीजिए, 7 5 35, तो 106 प्लस 35 माइनस 19। तो अब उसके बाद गुणा के बाद जोड़, तो 106 और 35 जोड़ लीजिए, तो 35 और 6 जोड़ दीजिए, 100 हो जाएगा 41। 141 में 19 घटा दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 11 में से 9 घटाएंगे 2, और यहाँ से बचेगा 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 1, यानी 122। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 7 नंबर, एक धनराशि पी क्यू आर के बीच 5 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाना है, लेकिन बांटा गया है तो क्या हुआ है देखिए, आर को क्यू से 500 रुपया अधिक मिलता है। तो आपको बताना है इसमें पी का हिस्सा क्या है। देखिए अनुपात में दिया है पी क्यू आर का, और रुपए में अंतर भी दे दिया है किन दो लोगों के बीच में, आर और क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 2 और 3, ये था हमारा पी क्यू आर। आर और क्यू के अनुपात का अंतर ले लीजिए आप भी, आर और क्यू, यानी 3 और 2 का अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1। 1 बराबर 500 है। अगर यहाँ पे 2 बराबर आता 500 तो पहले 1 का हम लोग वैल्यू निकाल दे, लेकिन 1 बराबर ही डायरेक्ट आ गया, तो 1 बराबर 5। तो अब बताना है इसमें कि पी का हिस्सा क्या है। तो 5 पी के अनुपात में गुणा कर दीजिए, यानी 50 2500, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2500 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यू का पूछता 5 दूना 10, आर का 5 3 15, टोटल धनराशि भी पूछता, वो भी हम लोग निकाल लेते, 5 3 8 और 2 10, यानी 5000 टोटल धनराशि थी। अगला प्रश्न होगा 8 नंबर, एक मिश्र धातु का 35% चांदी है। कोई मिश्र धातु होगा उसमें 35% जो है चांदी है, याद करिएगा 35%। यदि मिश्र धातु 119 किग्रा चांदी है, यानी मिश्र धातु में केजी में दिया है 119 किग्रा चांदी है, तो मिश्र धातु में अन्य धातुओं की मात्रा क्या है। देखिए सबसे पहले कोई भी जो मिश्र धातु होगी वो अपने आप में 100% होगी, भले ही कुछ भी चीज़ से मिलकर बना हो। तो जिसमें से दो धातुओं का मिश्रण है, एक तो है 35% चांदी, तो शेष आप निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, तो 35 घटा दीजिए 100 से, तो हमारा शेष जो धातु होगा वो 65% होगा। ये इसका हम लोग बाद में उपयोग करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग मिश्र धातु टोटल वास्तविक में कितना केजी का था। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 35% हमारा दिया है चांदी है, और ये केजी में कितना दे दिया है, तो 119 केजी। ठीक है, इतना परसेंट बराबर 119 केजी है। पूरा 100% का हम लोग मान निकालते हैं, यानी हमारा मिश्र धातु है कितना। तो परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 हटाइए, यहाँ पे देखिए, तो 100 ऊपर गुणा हो जाएगा इधर, और ये 35 नीचे आ जाएगा। कटाते हैं, 5 से कटेगा हमारा, 5 से 5 7 35, 5 से कटा दीजिए इसको 20। ठीक है, 7 से कटा दीजिए, 7 एकम 7 और 7 7 49, यानी 17 दान में कट गया ये। अब गुणा कर दीजिए, पूरा हमारा मिश्र धातु का ये मान आ गया, 17 दूना के 34, यानी 340 केजी का टोटल जो मिश्र धातु था। अब हमने आपको जो बताया था, जब 35% आपका चांदी है तो बाकी जो अन्य धातु होगा वो 100%, जो अगर पूरा धातु था उसमें 35% आपका चांदी हो जाएगा, तो अन्य धातु कितना होगा 65%। तो आपसे अन्य धातु ही पूछा गया, तो टोटल हम लोग को पता चल गया कि 340 केजी का मिश्रण है। अब इसका 65% निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कि आपका कितना है। 0 से 0, 5 से कटाते हैं, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 5 से कटाएंगे ये 13, और फिर इसको कटाइए 2 से ये 17, 7 के 21 गुणा करेंगे तो इकाई अंक से इसको हम लोग पकड़ते हैं, यानी इकाई अंक उसका 1 आएगा। देख लीजिए इकाई अंक किसी में अगर 1 है, 2 में है तो 2 बार चेक करना पड़ेगा गुणा करके, लेकिन सिर्फ एक ही में इकाई अंक दिख रहा है, यानी 221 ग्राम।
हमारा ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 221 ग्राम जो है अन्य धातु था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। हेपेटाइटिस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस से मानव शरीर का यकृत, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। लोग याद करिएगा, यकृत मानव शरीर का अंग ये प्रभावित होता है। फेफड़ा देखिए, अगर निमोनिया हो जाएगा आपको, निमोनिया ये ज़्यादातर बच्चों में, छोटे बच्चों में शिकायत होता है निमोनिया, ये फेफड़ा से संबंधित रोग है। आंत, टाइफाइड अगर आपको रोग हो जाता है टाइफाइड, तो आंत ग्रसित होता है। ठीक है, मस्तिष्क के लिए काफ़ी बीमारी होती है, पार्किंसन, अल्जाइमर, मेनेजाइटिस, ये सब मस्तिष्क की बीमारियां हैं। ठीक है, माइग्रेन, ये सब मस्तिष्क की बीमारियां हैं, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है, तो आपको भिन्न का पहचान करना है। यह रीजनिंग का प्रश्न है। तो 4 समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 एक जैसा होगा और एक अलग होगा, उसको हम लोग को छांटना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सभी का, अगर आपको इस ऐसे सीरीज को अगर करना है तो सबसे पहले आपको सारे ही नंबर के याद होना चाहिए। ABCD के सारे कितने नंबर पे आता है, LBC। तो बनाते हैं इसको। देखिए L जो आता है 12, O आता है 15 और R अठा है 18। ठीक है, W को देखिए, W 23, Z 26, C 3। ठीक है, पकड़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे क्या है। 12 से 3 बढ़ा है 15, 15 से 3 बढ़ा है 18, 23 से 26, 26 से 3, यानी 3-3 का सब में वृद्धि होना चाहिए। अब देख लेते हैं किस में 3-3 का नहीं वृद्धि हुआ, वही हमारा आंसर होगा। देखिए W से ये सही हमने दिए, दोनों चेक कर लिया है। इसको चेक करते हैं। U का हमारा होता है 21, X का होता है 24 और B का होता है 2। 21 से 3 सही है, 24 में आप 3 जोड़ दीजिए, यानी यक्स के बाद देखिए वाई जेड ए, यक्स के बाद WXYZ ए आना चाहिए, यहाँ पे बी लिखा है, यानी है ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि ये गलत है, यहाँ पे हमारा आना चाहिए दूसरा, लेकिन आ गया है बी, हमारा ए आना चाहिए। जबकि इसको भी चेक कर लेते हैं। 5, 8, 11, 3-3 का वृद्धि हुआ है, सही है, यानी सी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों अमजद अली खान का संबंध ये सरोद वादक हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी होगा। आप लोग याद करिएगा, सरोद और अमजद दोनों द ये लास्ट में आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे। देखिए बांसुरी जो है ये पन्ना लाल घोष, अगर आपसे पूछा जाए पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से है, पन्ना लाल घोष, तो बांसुरी। तबला अल्लाह रखा खा, देखिए लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप लोग ध्यान से सुने। अल्लाह रखा अगर आपसे पूछा जाएगा तो तबला वादक है। शहनाई बिस्मिल्ला खां, याद करिएगा बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो शहनाई आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 12 नंबर। एक व्यक्ति 200 किमी प्रति घंटा से बनारस जाता है, यानी कोई स्थान से जाता होगा बनारस 200 किमी प्रति घंटा से, तथा वापस 300 किमी प्रति घंटा से आता है, तो उसकी औसत चाल बताना है। यानी एक निश्चित दूरी गया और फिर निश्चित दूरी ही वापस आया, तो इसके लिए औसत हमारा चाल के लिए सूत्र आता है 2xy और x + y, ये सूत्र हम लोग उपयोग करेंगे। यानी x इसमें एक है और एक y है। देखिए अब लगाते हैं, 2 गुणते 200 गुणते 3 बराबर 3 जोड़ दीजिए यहाँ पे 500, कटा लीजिए, डबल जीरो कोई भी कटा लीजिए, इसको 5 से कटाएंगे ये 40। अब गुणा कर दीजिए, 4×3 = 12, 12 दूना के 24, यानी 240 किमी प्रति घंटा इसका औसत चाल है। कहाँ यहाँ पे है ऐसा, तो डी में हमारा बिल्कुल सही आंसर दिखाई दे रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 13 नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह पकड़ना है आपको, तो देखिए कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले सीरीज है या इसमें देखेंगे, अंतर देखेंगे कैसे हुआ है, अंतर करके बढ़ा है या वर्ग करके जोड़ के बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हमारा दायित्व होगा प्रथम जोड़ा देखें पहले या घटाना देखें। तो देखिए 2 से 5 हुआ है, उसके बाद 11 हुआ है,
उसके बाद 20 हुआ है, उसके बाद 32 हुआ है। देखिए 2 से 5 3 बढ़ा है, 5 से 11 6 बढ़ा है, 11 से 20 9 बढ़ा है, 20 से 32 12 बढ़ा है, यानी 3 का टेबल बढ़ा, यानी 3 का पहाड़ा अगर आप पढ़ दे रहे हैं और उसको जोड़ देंगे तो अगला आपको मिल जाएगा 3 6 9 12। तो अगला क्या होगा यहाँ पे 15। तो 32 में 15 जोड़िए, आपके आंसर सामने होगा। 32 में 15 जोड़ देते हैं हम लोग, 3 2 5 3 1 4, यानी 45 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, विषम अक्षर का पहचान करें। यानी विषम इसमें अक्षर का पहचान करना है, कौन सा इसमें अलग है। तो देखिए KLIO, ठीक है, इसका नंबर हम लिखते हैं 11 12 9 15। ठीक है, फिर उसके बाद RSPT, इसका नंबर हो जाएगा हमारा 18 19 16 20। यहाँ पे देखिए 11 से 12 18 से 19, यानी पहले दो अक्षरों का हमारा अंतर एक होना चाहिए। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। KL ठीक है, RS ये भी ठीक है, VSTUVW ये भी सही है, HI ये भी सही, यानी यहाँ तक हम सही कर पा रहे हैं। अब ये वाला दो का हम लोग पकड़ते हैं कि क्या अंतर है। देखिए 9 से 15 हुआ है, ठीक है, P होता है 16 20 हुआ है, T होता है 20, यहाँ पे हुआ है 24, F होता है 6 और यहाँ पे हुआ है 10। अब देखिए कैसे हुआ यहाँ पे 16 4 20 20 6 24 9 6 4 10, यानी सब में 4 4 का वृद्धि हुआ है, 4 4 का वृद्धि हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 9 से 15 6 बढ़ा दिया गया है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ये इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। हमने आपको बताया पहले दो अक्षरों में एक एक का अंतर था और लास्ट वाले दो अक्षरों में 4 4 का अंतर है, लेकिन 4 गो में से आपका एक ही गलत होगा इसमें, जो ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर, 345 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए जो कि 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। कोई भी संख्या आप उठा सकते हैं, जैसे हम आपको बोल दूंगा कि 250 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए जो 5 से कट जाए, 8 से कट जाए, 9 से कट जाए, तो हम लोग निकाल सकते हैं सिंपल सा। अगर आप इसको नहीं लगा पा रहे हैं तो देखिए हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले जो दिया गया है 345 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ना है, तो आप लिखिए 345 और किससे कटना चाहिए, तो 8 से। आप भाग दीजिए चुपचाप, 8 से भाग दीजिए, 8 चौके 32, बचेगा हमारा 2, ऊपर से उतरेगा 5, 8 से फिर भाग दीजिए, 8 तिरी के 24। अब शेष क्या बच गया है, 1 बच गया है। अब कौन सी संख्या सबसे छोटी जोड़ देनी चाहिए, बड़ी तो कोई भी हो सकता है, जैसे अगर हम बोलेंगे 25 में क्या जोड़ दें कि 4 से पूरी कट जाए सबसे छोटी, तो 25 में अगर बताना है तो 3 जोड़ेंगे तो 4 से कटेगा, 4 7 28, और भी अगर जोड़ेंगे 10 20 15, तो ऐसी बड़ी संख्या कई हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी बता सकते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए, तो हमारा 8 एक शेषफल आया, ठीक है, तो 8 से शेषफल को घटा दीजिए, यानी 8 में से 1 घटा दीजिए, क्या बचेगा आपका 7, यानी सबसे छोटी संख्या 7 है। जब आप 345 में जोड़ देंगे तो 8 से पूरी कट जाएगी, तो पूछा जाएगा वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो हमारा आंसर होगा 7। इसी में अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सी संख्या, यानी 7 जोड़ देने पे वो कौन सी संख्या है, तो हम लोग बता सकते हैं 7 5 12, 4 1 5 और ये 3, 352 जब 8 से भाग देंगे तो ये कट जाएगी पूरी। आप लोग चेक कर सकते हैं, यानी भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न होगा, सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों सांची का जो स्तूप है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, MP यानी मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया है, तो यह मौर्य वंश का शासक, महान शासक है, अशोक।
अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया था। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है अशोक किस धर्म का अनुयायी था, यानी किस धर्म को वो मानता था, तो हम लोग बौद्ध धर्म को ट्रिक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और ये चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश का शासक हैं। धर्मपाल ये पाल वंश के संस्थापक है, इनका भी नाम एक बहुत ही जुड़ा हुआ इतिहास में। ये नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही किया है। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं। कनिष्क जो है, कनिष्क ये कुषाण वंश का एक महान शासक है, कुषाण वंश का एक महान शासक है। इन्हीं के चलाया गया एक शक संवत जो है 78 ईस्वी में चलाया था। 78 ईस्वी आप लोग याद करेंगे। जो भारतीय पंचांग जो कैलेंडर हम लोग का है आज भी इसी मान्यता पे आगे बढ़ रहा है, अभी भी चल रहा है। ये किसने चलाया है, तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चालू किया गया था। अगला प्रश्न होगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक है, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए महात्मा गांधी से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, कई अलग अलग प्रकार के, जैसे जन्म के बारे में, स्थान के बारे में, कोई आंदोलन ऐसा, तो आप लोग को बताना है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस लौटे थे। कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करें, किस कार्य के लिए गए थे, भारत से उनको विदेश जाना पड़ा अपना देश छोड़कर। आप सभी लोग को पता होगा ये किस वर्ष बाद वापस लौटे थे। ठीक है, तो आप लोग को बताना है किस वर्ष विदेश गए थे और फिर कब वापस आए थे और किस कार्य के लिए गए थे। कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा, औरंगाबाद में स्थित है औरंगजेब का मकबरा। सासाराम कहाँ पे है? ये बिहार में। ये किसका मकबरा है? तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी जो है इसका मकबरा है। सिकंदरा अकबर का मकबरा है, अकबर कहाँ पे है? ये आगरा में है, ध्यान दीजिएगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा। काबुल ये बाबर का मकबरा है, हमने आपको दोनों ही चारों ऑप्शन ही बता दिया। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल। अकबर का सिकंदरा। औरंगाबाद ये औरंगजेब का मकबरा आप लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। और सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ध्यान से सुनिए, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न होगा हमारा 19 नंबर। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? जैसे रिट होता है, जैसे आप मौलिक अधिकार यानी मूल कर्तव्यों का आपका उल्लंघन किया जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी रिट जारी करते हैं। यानी कोई अधिकारी है पालन नहीं कर रहा है नियमों का, तो उसके लिए रिट जारी किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, तो आप लोग टिक करेगा अनुच्छेद 32। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये अनुच्छेद 32, जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। ठीक है, यानी संविधान में सबसे अधिक उपचार यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो ये अनुच्छेद 32 ही है, जो सारे इस पे ही टिका हुआ है। जो भी इसका गढ़ है, राज्य है, इसका 32 पे ही टिका है रिट जारी करके। ठीक है, और भी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी में लिखा है आपको अनुच्छेद 137। ये अनुच्छेद 37 जो है, सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी फैसला सुना देता है तो उसकी मर्जी है, अगर चाहे तो उसमें पुनर्विचार यानी संशोधन करके भी फैसला दे सकता है। ऐसा नहीं कि कोई फैसला हमने दिया कि हाँ ये फैसला ये हमने दे दिया, आज दे दिया 10 तारीख को, और हमें लगेगा कि ये गलत फैसला हो चुका है, तो हम फिर 12 तारीख 15 तारीख यानी आगे भी हम इस फैसला में पुनर्विचार करके संबंधित संशोधन करके नया फैसला दे सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 137 आप लोग जरूर याद करेंगे। अनुच्छेद 280 यह वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत भारत का एक वित्त आयोग गठन होगा। अनुच्छेद 23 ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अध्यादेश जारी पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद आर्टिकल यानी 123। 108 के तहत संयुक्त राष्ट्र
बुलाता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का बैठक के लिए राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। अगर आ रहा है आपको तो बताएं आंसर, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए 12 वस्तु का विक्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पे, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य ये बराबर कितने का है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। सबसे पहले हम लोग जो अक्षर है एक साइड और अंकों को एक साइड करेंगे। देखिए विक्रय हमारा यहीं पे रहेगा और इसके बट्टा में आ जाएगा क्रय, ठीक है, और 15 यहीं पे रहेगा, इसके बट्टा में आ जाएगा 12। अब सवाल इस तरह बन गया है, देखिए ध्यान से, विक्रय 15 क्रय 12, यानी 12 रुपये का सामान अगर 15 रुपये में बेचेंगे, सिंपल सा 12 रुपये का सामान अगर आप 15 में बेचेंगे तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए लाभ होगा या हानि। तो हम बिल्कुल बताएंगे लाभ होगा, क्योंकि 12 का सामान है 15 में बिक रहा है, तो कितने रुपये का लाभ होगा, तो लाभ परसेंट निकाल देंगे। 3 रुपये का आपका क्रय मूल्य क्या था, 12 रुपया गुणते प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 3 चौके के 12, 4 से कटा दीजिए, 25% हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों भारत का प्रथम विधि अधिकारी का मतलब कानूनी अधिकारी, यानी कोई सलाह देने वाला, ठीक है, या इस तरह समझिए विधि अधिकारी यानी कोई भी राष्ट्रपति कोई भी चीज़ों को सलाह देने वाला एक रखा जाता है, विधि अधिकारी उसे कहते हैं हम लोग। तो वो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है भारत का। तो दोस्तों भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 में बताया गया है, इनको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये केंद्र के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राज्यों में कानूनी अधिकारी यानी विधि अधिकारी कौन होता है। तो वो होता है, जैसे राज्य केंद्र में महान्यायवादी है उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है, ठीक है, ये 165 अनुच्छेद के तहत होता है, आप लोग याद कर सकते हैं। आर्टिकल 76 जो है महान्यायवादी के लिए और महाधिवक्ता ये राज्यों के लिए चुना जाता है। इसका भी कार्य वही है और इसका भी कार्य वही है, सिर्फ राज्य और केंद्र ये डिसाइड किया गया है कि इनके लिए महान्यायवादी होंगे और राज्यों के लिए महाधिवक्ता होंगे। अगला प्रश्न होगा 22 नंबर। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग यानी भारी तोलन है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। ये वजन उठाने वाली महिला है। आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से, ये किस रंग से बिलोंग करती हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है खेल से। देखिए तलवारबाजी भी एक रखा गया है, भवानी देवी इनका नाम जुड़ा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा भवानी देवी का संबंध किस खेल से है तो तलवारबाजी, ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु से आप लोग याद करिएगा। मैरी कॉम का आपने नाम जरूर सुना होगा, ये मुक्केबाजी से हैं। अगला क्वेश्चन होगा 23 नंबर। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जब 100 मीटर लंबी प्लेटफार्म को पार करेगी तो देखिए लंबाई भी रेलवे का भी होता है, जैसे कोई भी प्लेटफार्म की भी लंबाई होता है, पुल की लंबाई होता है, रेलगाड़ी भी कोई ना कोई लंबाई होगा, ऐसा नहीं कि रेलगाड़ी की लंबाई नहीं होगा। किसका लंबाई नहीं होता है, एक पोल का, किसी बिजली के खंभा का, एक आदमी खड़ा हुआ का, ठीक है, इसका लंबाई नहीं काउंट किया जाता है। तो जब भी कोई रेलगाड़ी अपने लंबाई यानी अपना लंबाई तो पार करेगी ही और किसी को पार करेगी, सुरंग, पुल, प्लेटफार्म को, तो वो उसकी लंबाई को भी पार करेगी। तो इस केस में दोनों लंबाइयाँ जुड़ जाएगी, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 50 और 150 मीटर लंबा को पार कर रहा है कितने देर में, 10 सेकेंड में। हम लोग चाल निकाल रहे हैं, चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल लगा समय, तो हमारा कुल दूरी हो गया है, दूरी देखिए 150 और समय दिया ही था कितना, 10 सेकेंड में। निकाल लेते हैं चाल, ये मीटर सेकेंड में आएगा, करेंगे यह आ जाएगा 15 सेकेंड, लेकिन हमको बताना है किमी प्रति घंटा में। तो किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए, यानी 18/5 कटा दीजिए, 5 से 5 15, 18 3 54 हमारा सही आंसर होगा। 54 किमी प्रति घंटा से वह रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, सी इसका हमारा सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है तो वह संख्या बताएं। संख्या पद्धति से क्वेश्चन है ये। मानते हैं वो संख्या यक्ष से लगाते हैं हम लोग। किसी संख्या के मीन्स गुणा होता है, यानी का बूढ़ा मास में जरूर जानते होंगे कि 30% प्रतिशत हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100 में से 40 जब घटाया जाता है तो परिणाम यानी क्या आता है 50 आ जाता है। बस इसी को आपको हल करना है। 0 से 0 कटा लीजिए। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बटा में 10, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं, -40 बराबर में 50। चाहेंगे तो आप इसको एलसीएम पहले ले सकते हैं, तब उसको उधर ट्रांसफ़र करिएगा, नहीं तो एक और ऐसे कर सकते हैं। ये x वाला पार्ट है, -40 वाला अंक है, तो -40 को उधर भेज दीजिए तो आपका बन जाएगा उधर जाके -40 प्लस में जुड़ जाएगा। सवाल आ गया है आपका 3x बटा में 10 बराबर जाके उधर जुड़ गया था, -40 हो गया था 90। अब घटा दीजिए, x 10 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पे x का मान हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट, 3 3 के 9, 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर। विश्व का जन्नत किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों विश्व का जन्नत जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस को कहा जाता है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी होगा। पेरिस को विश्व का जन्नत कहा जाता है। देखिए बीजिंग, ये चीन की राजधानी कहाँ पे है आप लोग याद करेंगे, बीजिंग। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है तो बैंकॉक, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की राजधानी कहाँ है तो न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क जो है शहर है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन आता है, लेकिन न्यूयॉर्क भी शहर है, आप लोग याद करिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में वायु निषेचन होता है? तो दोस्तों वायु निषेचन आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें एक ही दिखाई दे रहा होगा, यानी बाहर निषेचन होता है, उसका बताना है। तो मछली हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बाहर निषेचन होता है। कहीं भी मछली तैरती रहेगी और निषेचन हो जाएगा, उसके पेट में अंडा हो जाएगा, यानी बच्चा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न होगा 27 नंबर। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो सबसे अधिक वर्षा मानसून जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। कितना परसेंट आप लोग जरूर याद करिएगा, 86%, यानी 100 में से अगर रेशियो देखा जाए तो अधिक से अधिक कितना 86% हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। सबसे पहले मानसून भारत के केरल राज्य में आता है, आप लोग याद करेंगे, केरल राज्य में जून सप्ताह के प्रथम महीना में, ठीक है। तो आप लोग याद करेंगे सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, और कितना परसेंट तो 86%। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर यहीं पे स्थित है, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। अंडमान निकोबार में स्थित है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, आप लोग याद करिएगा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अयोध्या में काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जरूर याद करें, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या जो स्टेशन का भी नाम बदल गया, अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है, आप लोग याद करेंगे जरूर। अगला क्वेश्चन होगा 29 नंबर। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 22 मार्च को। 1 मार्च को विश्व ये भेदभाव दिवस मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस, आप लोग याद करेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 1 मार्च को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर, ठीक है। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा 30 नंबर। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी?
तो साथियों, भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी वो 1872 में हो गई थी। 1872 में किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में ही सबसे पहले जनगणना हो गई थी। लेकिन नियमित जो जनगणना है वो 1881 से चालू हुआ है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन। आप लोग याद करेंगे, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना कर दी गई कि यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होगा। एक पूछा जाता है महाभिभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 19 आप लोग याद करेगा। महाभिभाजक यानी सबसे अधिक जनसंख्या पे प्रभाव पड़ा था, यानी जनसंख्या हमारा प्रतिशत घटा था। इसका रीजन भी क्या था? जो प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था 1914 से 1918 के बीच में, तो काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, तो इसमें जनसंख्या पे काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो 1921 को महाभिभाजक वर्ष कहा जाता है। पूछा जाए स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई है, यानी देश हमारा जब आज़ाद हो चुका तो 1951 में जनगणना हुई है। तो आप लोग को बताना है ये स्वतंत्र भारत की ये कौमी नंबर की जनगणना है, कब से चालू हुई, यानी ध्यान देना है। 1951 से आप गिन के बता सकते हैं। जो 2021 का जो जनगणना है अभी हुआ नहीं है, ये किस नंबर की जनगणना है? 31 नंबर प्रश्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का गार्डन ऑफ ऑनर्स को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो नाम से आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भूटान। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। भूटान के यहाँ के जो राजा हैं, ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भूटान का, इसको सम्मानित किया गया हमारे नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नंदा देवी जो पर्वत है भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी है। एक और क्वेश्चन आता है कामेत पर्वत कहाँ पे है? तो ये भी उत्तराखंड में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है पर्वत, तो उड़ीसा में। तमिलनाडु में ये पूछा जाएगा ऐसे आपको क्वेश्चन। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो है दोद्दा बेटा। याद करिएगा, दोद्दा बेटा जो है सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है किस पहाड़ी के है? तो आप लोग याद करिएगा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये है हमारा दोद्दा बेटा। ये दूसरी सबसे दक्षिण भारत की सबसे चोटी है। अगर पहले पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी। ये किस पहाड़ी में पड़ती है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी में। इसकी ऊंचाई जो है अनाईमुडी की 2696 है, 2696। और दोद्दा बेटा की लंबाई है 2637। आप लोग याद करेंगे, 2696 और 2637। अगला प्रश्न होगा 33 नंबर। 20 महिला किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 महिला किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं तथा 16 पुरुष वही कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है 12 महिला और 15 पुरुष मिलकर वही कार्य को कितना दिन में करेंगे। एक ही में दे दिया है महिला पुरुष, कोई बात नहीं, लगाते हैं इसको। अगर जो नहीं लगा पाते होंगे तो देखिए कैसे बनता है ऐसे सवाल। 20 महिला लिखेंगे सबसे पहले। 20 महिला ये किसी कार्य को कितना दिन में? 16 दिन में, बराबर 16 पुरुष, P मीन्स पुरुष, M मीन्स महिला हम दर्शाए हैं, 15 दिन में। तो आपको बताना है 12 महिला और यानी साथ मिलके 15 पुरुष मिलकर इसे कितना दिन में करेंगे, यह नहीं पता है, यानी यक्ष दिन में। तो सबसे पहले हम इन लोग का क्षमता निकालते हैं। तो 16 से 16 कट जाएगा, गुणा में है कोई भी कटा सकते हैं। 5 से कटाइए 5 चौक 20, 5 से कटाइए 5 तिहाई 15, यानी इस तरह हो गया हमारा 4m बराबर 3p। अक्षर के साइड में, अंक के साइड में, यानी m बटा में p बराबर में आ जाएगा 3/4। देखिए 3/4 इन लोग का क्षमता है, यानी महिला का क्षमता 3 और पुरुष का क्षमता 4 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको हम लोग कंपल्सरी लेंगे और इन दोनों में से, यानी एक ये था और एक ये था, यानी दोनों में से किसी एक को लेके बनाना है। आप लोग याद करिएगा 3 और 4 का अनुपात आ गया है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। 3:4 का आया है, 3:4, यानी महिला और ये पुरुष। हमने आपको बताया था 20 पुरुष ये 16 दिन में,
इसको लेंगे और एक ले लेंगे लास्ट वाला, यानी 12 पुरुष और 15 महिला, कितना दिन में। सारे का मान हमको मिल गया है, एम और पी का भी पुट करते हैं। पी का रखते हैं, पी का मान आया हमारा 4, 4 दूना के 8 गुणते 16 बराबर 12। पी का मान देखिए 12 चौक 48 प्लस 15 तिया 45, ठीक है। 5 ते 15 और यह हमारा था 4 ते 12 और 4 5 20। सॉरी, हमने यहाँ पे गलत बताया। देखिए यहाँ पे क्षमता पहले निकाल के देखते हैं। 20 महिला किसी कार्य को 16 तथा 16 पुरुष उसी कार्य को 15, 5 चौके 20, 5 ते 15, ठीक है। यानी एम और ये 4, ठीक है, सही था। पी और एम, ये 4 था पुरुष और महिला थी 3। इस पे लगाते हैं 20 पुरुष और 16, यानी महिला का हम गुणा कर देंगे तो 20 3 60 होगा। देखिए यही हमारा गलत था, 20 3 60 गुणते 16 बराबर। अब इधर वाला लेना है 12 महिला, महिला का हमारा है 3, तो 12 तिहाई 36 प्लस 15 पुरुष, पी का मान पुट कर दीजिए 15 चौके 60, इसको जोड़ना है। यहाँ पे बाहर में x था तो 36 और 60 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा कितना, 60 30 90 96, 96 गुणते x। इधर हमारा है 60 गुणते 16, कटा दीजिए 16 से, 16 छक्का 96 और 6 से कटा दीजिए 10, यानी 10 दिन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो गया, देखिए लिखे थे हमने गलत, लेकिन बिल्कुल सही है। समझ लीजिए ध्यान से, पीछे करिए वीडियो और समझ में आ जाएगा। 34 नंबर प्रश्न होगा, निम्न में गलत पद का पहचान करें। ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आपको जीके अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए सारे ही झील दिया गया और राज्य दिया गया, यानी कौन सा झील किस राज्य में है, अगर आपको सही जानकारी है तो इस क्वेश्चन को आप बना देंगे बिल्कुल। डल झील बिल्कुल सही बताया गया, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। चिल्का झील उड़ीसा, ये खारे पानी की झील है। वेवनाथ झील केरल में, ये भी सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो आप लोग टिक करिएगा, वेवनाथ झील केरल में है। लोकटक झील, यही आपका गलत बताया गया है, मिजोरम न होकर ये होता है मणिपुर में। कहाँ पे है, मणिपुर में। विश्व का एकमात्र झील है जो तैरता हुआ झील है। लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर, लिखा है मिजोरम, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, आप लोग याद करेगा। अगला प्रश्न होगा 35 नंबर, इजी सा प्रश्न होगा, कोई भी इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। काफ़ी लोग इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं, लेकिन कुछ सही भी करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते। ये भी पूछा जाता है कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद, उपनिषद है ये, मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से, ठीक है। अगला प्रश्न होगा 36 नंबर, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कार्बन डेटिंग C40 जिसे कहा जाता है हम लोग कार्बन डेटिंग, ये किसकी तकनीकी, यानी किस, ये तकनीकी है एक प्रकार का, ये किसकी आयु ज्ञात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसकी हम लोग याद करते हैं जीवाश्मों की, यानी जो भी पुराने से पुराने दबा हुआ कोई चीज़ है जीवाश्म है, तो उसकी आयु हम लोग याद कर सकते हैं कितना साल पुराना है, कितने वर्ष पहले का है ये। तो हमारा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की आयु, यानी कितने वर्ष पहले की पृथ्वी हमारी पुरानी है, तो ये होता है यूरेनियम डेटिंग, आप लोग याद करेगा यूरेनियम डेटिंग, ठीक है। अगला प्रश्न होगा 37 नंबर, वर्तमान में माता और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 14:1 है, लिख भी जाते हैं हम लोग, 14:1 है वर्तमान का, ध्यान दीजिएगा। ये 4 वर्ष पश्चात, यानी 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होगा, 16 संबंध है, 3 का होगा, लेकिन ये 4 वर्ष बाद का, इससे हमें कुछ नहीं मतलब है, बाद का है। अब देखते हैं पहले अनुपात इसका बराबर है कि नहीं। देखिए 14 से बढ़ा है 2, सही है, 1 से बढ़ा है 2, यानी अनुपात बराबर है, तो हम लोग 2 बराबर 4 दिखा देंगे, जो 4 वर्ष पश्चात है, 2 बराबर हमारा हो जाएगा 4, तो 1 का वैल्यू पहले निकाल लीजिए 2। अब पूछा है जब पुत्री के जन्म के समय माता की आयु क्या थी, तो ये वर्तमान आयु आपका 14:1 दिया है, तो हम पहले तो उम्र निकालते हैं, ये तो अनुपात है, 14 दूना के 28 माता है और 2 1 2 पुत्री है, यानी वर्तमान में अगर ये हम पूछ के बताते, आपको पूछते कि माता की वर्तमान कितनी है, सॉरी माता की आयु जो है वो कितनी है वर्तमान में, तो 28 होगा, और पुत्री की 2 होगा,
लेकिन पूछा है थोड़ा सा डीपली जाके कि पुत्री के जन्म के समय माता की आयु क्या है, तो आप सिंपल से बता सकते हैं 2 वर्ष की अभी पुत्री हुई है तो 2 वर्ष पहले माता जी कितनी की होंगी, 28 में से 2 घटा दीजिए, 26 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न होगा 38 नंबर, 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात का सूत्र होता है BC बटा में ए, ठीक है, BC बटा में ए, तृतीय अनुपात B स्क्वायर बटा में ए होता है, ठीक है। आप लोग याद करेंगे सूत्रों को, ऐसे सूत्र डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका हल करके आप तुरंत प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो BC बटा ए हम लोग पुट करेंगे इसमें, देखिए ये A है और ये B है और ये C है। BC बटा में यानी 24 गुणते 27 और बटा में ए नीचे आ जाएगा 12, कटा दीजिए, 12 से 12, 12 दूना 24, 27 दूना के 54, हमारा बिल्कुल 20 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 39 नंबर, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन मेरी पत्नी की पुत्र का पति है। तो आपको बताना है सोहन राहुल से किस प्रकार संबंधित है। सोहन की ओर इशारा करते हुए यानी हम बना देते हैं यहाँ पे सोहन और यहाँ पे बनाते हैं राहुल। सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल जी बोल रहे हैं कि सोहन मेरी पत्नी की, सोहन मेरी पत्नी की, यानी इनकी पत्नी जब होगी तो यहाँ पे होगी, ध्यान दीजिएगा, पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री यानी स्वयं की इसकी बेटी, ध्यान दीजिएगा, स्वयं की इसकी बेटी का पति है, कौन, यश है। तो जब यश का यश का ये जो यश की ये पत्नी है इसकी, तो आर की ये बेटी थी, तो यश आर से क्या संबंध है, तो ये दामाद से संबंध है, यानी हमारा डी इसका बिल्कुल सही होगा। आप समझ भी सकते हैं आर की पुत्री है और उसी इसकी लड़की का शादी हुआ है यश के साथ, तो यश आर के बीच क्या है, तो दामाद, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 40 नंबर, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन को क्यूज में रखा जाता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे इस सीरीज को चालू किया जाए, यानी कंटिन्यूटी डाला जाए ऐसे ही कि नहीं, और आपको कितना यह हेल्पफुल वीडियो रहा ज़रूर एक जानकारी दीजिए। श्रृंखला है, देख लीजिए, 2, 5, 12 और 21, 46, तो अगली पद क्या होगा, यानी अगला यहाँ पे क्या भराएगा, आप लोग बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।